महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का बोथ बोडण गांव। नेता और दूसरे खास लोग यहां की दुर्दशा देखने आते रहे हैं। खेती को राहत देने को कई ऐलान हुए, लेकिन किसानों की हालत नहीं सुधरी। यहां 2 दर्जन किसान खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। जो जिंदा हैं वो आशंकाओं से घिरे हैं। तीन 3000 की आबादी वाला लगभग पूरा गांव कर्ज के बोझ से दबा है और इस बरस फिर मौसम धोखा दे चुका है। कई किसानों ने 3-3 बार बुआई की, मगर उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। कौन कौन आए? बहुत आ गए, आके जा रहे। कौन कुछ फायदा तो कुछ कर रहे नहीं। दिक्कत क्या है? मुख्य समस्या क्या है, सब करोड़ों खेती है, पिकती नहीं, कृषि आत्महत्या हो रही है। विदर्भ का कृषि संकट जग जाहिर है। इसी के चलते देश में यहीं सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। यवतमाल जिले की हालत शायद सबसे ज्यादा खराब है। यहां कपास और सोयाबीन मुख्य फसलें हैं। उन परिवारों की हालत ज्यादा नाजुक है जिनके मुखिया मौत को गले लगा चुके हैं। 55 बरस की चंद्रकला की कहानी कुछ ऐसी है। इस साल 2 बार महंगा बीज बोया, लेकिन अंकुर नहीं निकला तो थक कर बैठ गई। 2.5 लाख का कर्जा सर पर है और सरकार से कोई मदद नहीं मिली। म्हणजे ना मग वावरात गेले पाणी द्यायला, तर पाण्यामध्ये पडून मरून गेले ते विहिरीमध्ये. हो, म्हणजे कर्ज आले असे बँकवाले ये ना घरी, तर मग का त्याला असा विचार आला असन का आता काय करावं काय नाही, म्हणून आम्ही म्हणलं काय करायचं आहे. बीते 12 बरसों से इस इलाके में संकट बढ़ता ही गया है। बीटी कपास के बेहद महंगे बीज इस दफा 2 बार फेल हो गए। तीसरी बार बुआई से कुछ एक को थोड़ी उम्मीद बची है, लेकिन उनको पता है कि वो घाटे की खेती कर रहे हैं। 3 एकड़ के किसान हैं शेषराव, लेकिन इस साल जब कपास की फसल तीसरी बार फेल हो गई तो उनकी हिम्मत और उम्मीद दोनों जवाब दे गईं। सरकार हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं करती। कौन सी सरकार हो, इंदिरा कांग्रेस आओ क्या मोदी की सरकार आओ, किसने भी काम नहीं किया अभी तक के। जो है सब भिखारी है हमारे गांव में। जो इंसान बैठा है ना, इनके ऊपर सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये कर्ज, 50-50 लाख रुपए कर्ज एक आदमी के ऊपर कर डाला है, ऐसा समझो। क्योंकि हम जीवन ही उधार में जी रहे हैं, तो जगेंगे क्या, ये बताओ मेरे को। ये भी ड्राईलैंड फार्मिंग यानी बरानी खेती वाला इलाका है। यहाँ महज एक फसल के बूते किसानों को जीवन की गाड़ी खींचनी पड़ती है, जिस पर महंगा बीज और खाद पानी का संकट। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब है, लेकिन उनके ही काम आता है जिनके पास पैसा है और उन्होंने मोटर लगाकर अपने खेतों में पानी का इंतजाम कर लिया है। खर्चा बहुत हो रहा है, अपने को भाव जे मिलने को ना, अपने को क्या भाव मिल रहा नहीं, कम मिल रहा। ऐसी दर्दनाक कहानी केवल यवतमाल और अमरावती जिलों की नहीं है। नागपुर और विदर्भ के कमोबेश हर जिले का यही हाल है। पचनौरी गांव के गौतम और उनकी पत्नी शुभांगी अपनी 2.5 एकड़ जमीन पर रात दिन बैल की तरह खटते हैं। कपास और सोयाबीन के साथ मौसम्बी का एक छोटा सा बाग है और वो फूलों की खेती भी कर रहे हैं, लेकिन सहकारी बैंक का 40,000 रुपए का कर्जा सिर पर लदा है। 2 साल से ब्याज भी नहीं चुका पाए। सरकार ने मदद करने को होना था, हमको खेती वाले को लक्ष्य देने, धान धरने को होना वो गवर्नमेंट ने, नहीं तो बहुत परेशानी है खेती बाड़ी वाले को। थोड़ा एकड़ वाले के क्या जगेंगा, परिवार कितना, 2 बच्चे है, ये है, शादी करना है, कुछ मिलता नहीं। खेती में क्या है, ऐसा कर्ज पानी बहुत होगा। इधर के कपास उगाने वाले किसान अगर आत्मघात कर रहे हैं, तो फिर आंध्र के कपास उगाने वाले किसान, मध्य प्रदेश के किसान आत्मघात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सरकार के जब आंकड़े आए, तो जहाँ भी सूखाग्रस्त या जहाँ पर ड्राई लैंड है, वहाँ के सभी किसान महंगी खेती के कारण
और खुली बाजार व्यवस्था के कारण बर्बाद होके आत्मघात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति मैंने देखी। और हमने जो तथ्य लाए थे, पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने कबूल किया और पहली बार भारत सरकार ने इसे कबूल करते हुए 1 जुलाई 2006 को प्राइम मिनिस्टर खुद हमारे बोलने पे आए और उन्होंने यहाँ पैकेज दिया। पैकेज देने के बाद ये सब लिजिटिमेट हो गया। आज देश में विदर्भ की पहचान ही किसानों की आत्महत्याओं से होती है, लेकिन एक जमाने तक यह इलाका अच्छी खेती बाड़ी के लिए मशहूर रहा। 1906 में देश के 5 कृषि कॉलेजों में से एक यहीं पर खुला था। उसका फायदा भी हुआ। हालांकि किसान साल में एक ही फसल उगाते थे और सिंचाई सुविधा भी कम थी, लेकिन खेती और बागबानी से लाखों लोगों का गुजारा चल जाता था। 1990 के दशक में यहाँ नगदी खेती का जोर बढ़ा तो परंपरागत खेती का रूप बदलने लगा। जहाँ तक के विदर्भ की बात है तो विदर्भ की खेती जो है वो 90% असिंचित है, नॉन इरिगेटेड है। और दुर्भाग्य से असिंचित खेती को सिंचित करने की योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, परंतु जब तक के पानी नहीं मिलेगा तब तक के ये असिंचित खेती करने वाला किसान ये निसर्ग की अनिश्चितता से भी सामना कर रहा है और ये बाजार की अनिश्चितता से भी सामना कर रहा है। लेकिन संकट इतना गंभीर हो जाएगा ये किसी ने ना सोचा था। परंपरागत फसलें कम पानी चाहती थीं, सूखा भी झेल लेती थीं, लेकिन बीटी कपास और सोयाबीन के बढ़े चलन ने यहाँ का गणित बिगाड़ दिया। कपास में जैसे ही भौगोलिकरण हुआ और हमारा बाजार खुला, 95 में WTO की वजह से ये बड़ी कंपनियां भारत में आ गईं और वो हमारी देसी कंपनियों को ख़रीदने लग गई या लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में जोड़ने लग गए। तो मोंसेंटो और माहिको का जोड़ बना, हाइब्रिड एकदम शुरू हो गए। 98 में मोंसेंटो ने बहुत बड़े एड्स डाले थे कि 1500 क्विंटल यील्ड होगा और किसान माला माल हो जाएगा। असलियत क्या है इन 12 साल के बाद? पहली तो असलियत है कि 12 साल इसलिए क्योंकि 98 में हमको इनके खिलाफ केस लड़ना पड़ा, क्योंकि बिना किसी परमिशन के इनने ट्रायल शुरू कर दिए थे और एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, उसमें भी मालूम पड़ रहा था कि इनके डेटा में क्लियर था कि नए तरह के पेस्ट बीटी कॉटन में बढ़ रहे हैं, एफिड्स, जैसिड्स, जो कभी कपास के पेस्ट नहीं थे, ये 300%, 500% बढ़े हैं। तो एक तरफ जो कहते हैं कि इससे पेस्ट कंट्रोल होगा, पर असलियत है कि नए पेस्ट इतने फैल गए हैं कि 13 गुना ज़्यादा कीटनाशक विदर्भा में इस्तेमाल हो रहा है बीटी कपास में। अब किसान महसूस करते हैं कि बीटी कपास के लिए यह इलाका मुफीद नहीं था। भारत में इस साल 70 लाख हेक्टर से बढ़कर 136 लाख हेक्टर के अंदर कपास उगाई जा रही है। तो ये जो 70 लाख हेक्टर बढ़ा है, ये अनाज का क्षेत्र था, लेकिन अनाज के अंदर सरकार कीमत नहीं देती है। तो सूखाग्रस्त किसान अगर नकदी फसल लेते हैं तो उसमें बीज, खाद और पेस्टिसाइड बहुत लगता है, उसमें लॉसेस ज़्यादा आते हैं। तो सामाजिक सब विपदाओं में घिरा हुआ आदमी आत्मघात करता है। सरकारों ने पहले इस संकट पर पर्दा डालने की कोशिश की। खेती संकट के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, सरकारों ने इसे काफी समय तक नहीं माना। करने के बजाय वहां पर अगर जाके आप हंगामा करेंगे, अरे सत्ताधारी पार्टी तो यही चाहती है। तो कहने का मतलब ये जो हो रहा है, ये सत्ताधारी पार्टी के इशारे पे हाउस बन गए जा रहा क्या, यानी एक नूरा कुश्ती नाम का एक प्रकार होता है। नूरा कुश्ती यानी पहले डिसाइड होता है कि भाई किसने हारना है, किसने जीतना है, उसको नूरा कुश्ती बोलते हैं, डिसाइडेड गेम। जिस तरीके से क्रिकेट वगैरह में होता है कि डिसाइड होता है कि किसको हारना है, किसको जीतना है, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आज के घड़ी में ये सदन के अंदर ये हो रहा है सब, कि विपक्ष चाहता है कि ये आज ये ना चले, इसके ऊपर ये हंगामा हो जाए, ये उसके बाद में ये होने के बाद में हम लोग गपचुप में जो करना है कर डालेंगे। ये तरीके से सारी चीजें चल रही है। ऐसा है वो हाउस ये बुद्धिवान लोगों का हाउस है और जनप्रतिनिधियों का हाउस है। लेकिन सर सवाल यही उत्पन्न होता है कि विपक्ष तो इसके पहले भी करता था। विपक्ष में अगर
भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की सरकार थी तभी भी तब भी ऐसे हंगामे वो होते लोग थे। यही करते मतलब थे। विपक्ष ही नहीं चाहता कि इन सारे मुद्दों का समाधान और बाकी की चीजों या फिर इसे हाईलाइट करके किसी तरह से वोट बैंक हासिल की जाए। वही बोल रहा ना, चीप पॉपुलरिटी ये एक शब्द है इसके लिए कि ये किसानों का नाम ले लो, चीप पॉपुलरिटी ले लो। उनको लगता है देखो वोट के लिए तो किसान है इनके पास में, तो वो वोटर्स को भी लगना चाहिए ना यार हमारा कुछ तो भी मसीहा है, कुछ तो भी बोल रहे हमारे बारे में। मुझे बताइए किसानों के मुद्दे जो है ये इस तरीके से कर्ज माफी करने से सुलझने वाले हैं, वहां पे सदन बन गिराने से होने वाली कि सदन को चलने दो। देखिए यही सदन है कि जो बगैर सोए ओवर नाइट तक के चले हुए हैं, रातों रात चले पूरे के पूरे, कोई घर को नहीं गया, कोई सोए नहीं। ऐसे कई बार मौके हुए भाई यहाँ पर, क्योंकि वो उतने प्रश्न उतने गंभीरता से वो बीटी देशमुख होंगे, गणपतराव देशमुख होंगे, एनडी पाटिल होंगे, ऐसे थे ना। इन लोगों ने ये चला है और उनके पास में मुद्दे रहते थे और कोई लोग उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। इतने दमदार मुद्दे से वो लोग बात करते थे। अभी ये हंगामा करना, तमाशा करना, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सारा जो है ये पलायनवाद चल रहा है फिलहाल में, और विपक्ष भी वही चाहता है, सत्ताधारी पार्टी भी वही चाहती है, और वो तरीके से ये सारे हो। देखिए हंगामा कहाँ करना चाहिए? पब्लिक में, रास्ते पे आओ, उतरो अगर कोई मुद्दा गलत दिखता है तो। लेकिन ऐसा है रास्ते पे आने के लिए फिर पब्लिक साथ में चाहिए, और पब्लिक को मालूम है कि यही लोग जब सत्ता में थे, आज के जो विरोधक है, उस समय भी इन्होंने क्या किया, इनका चरित्र सब लोगों को मालूम है। इनसे कंटाल के तो ये भाजपा वाले सत्ता में बैठे, और भाजपा वालों ने सत्ता में बैठने के लिए जो किया उस समय पर, जो जो आश्वासनें दिए, उसके बाद में आपको मालूम अमित शाह जी ने क्या बोला। जब लोगों ने पूछे कि भाई तुम बोले थे कि ये करेंगे वो करेंगे, तो अमित जी ने तो एकदम क्लियर कट बोल दिया ना कि वो चुनावी जुमले थे, चुनावी जुमले थे। अब ये सारी बातें जब क्लियर है कि सत्ता के लिए कुछ भी, जैसा कि अभी चल रहा है आप देख रहे हैं किस तरीके से बंबई में शिवसेना और ये झगड़े, क्या तू मैं हुई, उसके बाद में वापिस से साथ में हैं, सत्ता बचाने मराठी में कहते कि तुझं माझं जमेना तुझ्या वाचून करमेना, ऐसा ये कहावत है, वो तरीके से अभी। और उसके बाद में आप देख रहे हैं अभी ये जिला परिषद पंचायत समिति जो इलेक्शन से, और उसके बाद में जो सत्ता में लोग बैठे, आप क्या बता सकते हैं मुझे कि ये कौन सी नैतिकता है? यानी बीजेपी कहाँ, कांग्रेस के साथ में गठबंधन कहाँ, राष्ट्रवादी के साथ में गठबंधन, यानी उनका एक सिंगल फार्मूला था बीजेपी का कि कुछ भी करो सेना के साथ में नहीं बैठने का, बाकी चाहे किसी के भी साथ में बैठो। तो ये कहना बात अलग है कि पार्टी विथ डिफरेंट, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है जैसा कि प्रवीण बरदापुरकर ने बोला है कि नो पार्टी इज डिफरेंट, नो पार्टी इज डिफरेंट, सब पार्टियां सरीकी है कि अगर सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उसी तरीके से ये किसान का जो मुद्दा है, तो कर्जा माफी हो, किसान का मुद्दा हो, ये क्या रहता है कि आदमी को चबाने के लिए आज के ज़माने में ऐसा मुंह चलाते रहना चाहिए ना, तो इसलिए लोग कोई गुटखे खाते हैं, पान खाते हैं, तो उस तरीके से वो जो किसान का मुद्दा है ये चबाने के लिए ठीक है। लेकिन अतीत में हम अगर झांक कर देखें तो जब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब यही देवेंद्र फडणवीस और उनके जो साथी एमएलएस है भारतीय जनता पार्टी के या शिवसेना के हो, ये दिल खोलकर ऐसे आंदोलन खड़े करते थे जिससे किसानों की कर्ज माफी दी जाए। लेकिन आज वास्तविकता बदल गई। आज वही देवेंद्र फडणवीस सत्ता हासिल होने के बाद ये कहते हैं कि अगर किसानों को 27,500 करोड़ की अगर कर्ज माफी, 30,500 करोड़ की अगर कर्ज माफी अगर उनको दे दी तो विकास कार्य रुक जाएंगे, किसानों को कर्ज माफी दे नहीं सकते। ये कैसा परिवर्तन है? मतलब सत्ता हासिल हो जाने के बाद इनको अभी पता चल रहा है कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो कहीं कहीं इधर भूल गए हो। देखिए ऐसा है कि अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर उनका ये था कि आप हमें सत्ता पे बैठाओ, सत्ता पे बैठने के, सीएम बैठने के बाद में पहले दिन का पहली घोषणा ये हो जाएंगी हमारी, उन्होंने ये बोला है। अभी देखना है घोड़ा मैदान में कोई ज़्यादा दूर नहीं, 2-4 दिन हुए सत्ता पे बैठ के योगी जी। और मुझे तो डर है कि कहीं इसके बारे में भी उनका हमेशा का जो बोलना है पार्टी अध्यक्ष का कि वो हमारा चुनावी जुमला था, ये भी सामने आए तो कोई बहुत बड़ी बात होने वाली, यानी आपको आश्चर्य लगने की कोई बात नहीं रहेगी, मैं ऐसा समझता हूँ। बात ऐसी है फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये कर्ज माफी करो, विपक्ष मांग कर रहा है, मुझे बताइए क्या विपक्ष के मांग पर कर्ज माफी देंगे
तो क्या सत्ताधारी पार्टी वाले क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ये नहीं समझेंगे कि इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है ये विरोधी पक्षों को जाएगा, कांग्रेस पार्टी को जाएगा? तो क्यों करेंगे? या फिर क्रेडिट की बात चल तो क्रेडिट ही है ना, नहीं तो भी सारे के जो सत्ता में बैठे हैं सारे लोग बैठे क्यों है, काम क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट किसने किया, मेरे गए। नहीं तो क्या दुनिया के अंदर या इसके अंदर भारत के अंदर क्या अच्छे अच्छे विद्वान लोग बैठे नहीं है कि जिनके कहने से सुने तो ये नहीं होता, लेकिन उनको बुलाते नहीं और खुद वो हिसाब से चलते। जिनको कोई कौड़ी, ऐसे कई लोग हैं कि जिनको खुद का धंधा या पान पट्टी की दुकान जिनको चलाने की अक्कल नहीं है, ऐसे जाके लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं। तो क्या आपका क्या कहना है कि अक्लवान लोग नहीं, अक्लवान लोगों के लिए विधान परिषद बनी थी। तो विधान परिषद के अंदर आज क्या परिस्थिति है? यानी जो भी वहां पर जाते हैं, जो बुद्धिमान लोगों के लिए जो सीट्स थी कि भाई जो जिनके अक्ल की देश को जरूरत है, समाज को जरूरत है, लेकिन वो चुनाव में नहीं आ सकते, ऐसे लोगों को लेने के लिए विधान परिषद है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, विधान परिषद के अंदर भी सारा नोटों का ये चलता है। फिर वो अपना क्या बोलते हैं उसको, पदवीधर मतदार संघ हो या फिर और कोई मतदार संघ हो, सारे मतदार संघों के अंदर नोटों की बातें चलती है और पार्टियां अपने अपने चेले चपाटों को, सिर्फ चेले चपाटों, वो पॉलिटिकल लोगों को, वो परिषद जो है वो नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए, थिंक टैंक लोगों के लिए बनी है। लेकिन वहाँ पे भी क्या हो रहा है? तो ऐसे इसके अंदर जो कुछ चीज़ें चल रही है, ये सारे क्रेडिट वाली बातें चल रही है। और क्रेडिट अगर इस तरीके से कांग्रेस को मिला तो विपक्ष ये तो कतई नहीं करने वाला, डेफिनेटली नहीं करने वाला। जी सर, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथी स्वप्निल पराड भी हमारे साथ जुड़े हुए। स्वप्निल, प्रकाश सर ने जिस तरह से बात कही है कि ये पूरी लड़ाई क्रेडिट लेने की है, जिस तरह से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष हंगामे कर रहा है, 19 MLAs निलंबित कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है पूरी इनकी बात सुनते हुए ये क्रेडिट की लड़ाई है आपको? देखिए मुकेश की अगर श्रेय की बात की जाए तो जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस भी थी उस समय भी किसान आत्महत्या होती थी। अभी बीजेपी सरकार है तब भी किसान आत्महत्या हो रही है। जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी तो उस समय आपको पता है कि जो अभी के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो सड़कों पर उतरते थे, वो सरकार के विरोध में नारे लगाते थे, वो कर्ज मुक्ति की बातें किया करते थे। अभी वो सरकार में है मगर अभी कभी भी उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है कि किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ़ी दी जाएगी। मुकेश, अभी आप हाल ही में आपको पता है कि विदर्भ के किसानों ने 31वीं वर्षगांठ, यानी 31 साल हो गए किसान आत्महत्या को, तो 31वीं वर्षगांठ मनाई थी। तब विदर्भ के तमाम किसानों के घर में जो भी महिलाएं हैं, जो भी घर के सदस्य हैं, उन्होंने एक दिन का उपवास रखा था। मुकेश, तो ये अगर किसान आत्महत्या की अगर हम बात करें तो ये बरसों पुरानी है। मुकेश, जिस तरीके से आपको भी पता होगा कि राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, कांग्रेस की सत्ता थी, तो राहुल गांधी खुद यवतमाल के दौरे पर आए थे और जिस समय लोकसभा में अधिवेशन शुरू था तो उन्होंने जो कलावती है उसका भी एक मुद्दा उठाया था जिसके पति ने सुसाइड किया। तो उसके बाद से जो किसान आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ है, कह लीजिए कि मीडिया वालों ने उस समय से हाईलाइट करना शुरू किया और तब से लोगों को पता चला है मुकेश कि किसान आत्महत्या क्या होती है। अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की तो उस समय भी राहत पैकेज के बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। अगर चुनाव आते हैं, आपको पता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके मैनिफेस्टो में आपको किसानों से कर्ज मुक्ति की बात हमेशा दिखेगी। मगर जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, सत्ता पलट जाती है या फिर सरकार नहीं आ जाती है, तो हर कोई किसानों को भूल जाता है, किसानों की कर्ज मुक्ति को भूल जाता है। अगर विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुकेश किसान आत्महत्या विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में ही हुई है। अगर हम कोकण के बेल्ट में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई किसान ने आत्महत्या की है या फिर कर्ज के लिए उसने अपनी खेती बेची है। तो मुकेश, सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे अगर फसलों की भी बात की जाए तो एक या दो ही फसल साल में ली जाती है, तो उस वजह से सबसे अहम बात पानी को लेके भी अगर मौसम विभाग की बात करें तो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि पिछले 2 सालों से उतनी बारिश नहीं हुई है। मगर पिछले साल की तुलना अगर बारिश की जाए तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी। मगर जो बैकलॉग है मुझे जिस तरीके से अगर मराठवाड़ा और विदर्भ की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या यहीं हो रही है और सबसे ज़्यादा कर्ज मुक्ति के लिए यहीं के किसान लोग लड़ रहे हैं, तो जो 31,000 का जो बैकलॉग है मुकेश, वो जिस प्रकार अभी भी आपको पता है कि अधिवेशन हुआ था और साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि इतनी बड़ी कर्ज माफ़ी के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है। मगर जैसे ही यूपी का अगर अपन थोड़ा देखेंगे यूपी की तरफ, तो वहाँ पे 27,000 करोड़ की कर्ज थी। तो वहाँ की जो सरकार
है बीजेपी सरकार, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पूरा का पूरा कर्ज माफ करेगी और केंद्र सरकार उसे मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं यह समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी में भी बीजेपी सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, मगर रवैया क्यों अलग अलग है ये नहीं समझ में आ रहा है। मुकेश, हम सीधे रुख करते हैं प्रकाश सर के तरफ। प्रकाश सर, जिस तरह से स्वप्निल ने बताया अभी कि यूपी में हाल ही में सत्ता पे काबिज बीजेपी है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री की शपथ लिए योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या कहेंगे कि सत्ता के पहले जो उन्होंने जो वादे किए थे अपनी जनता से, 27,500 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ़ कर देंगे और उसका पूरा जो कर्जा का जो बोझ है वो केंद्र सरकार उठाएगी, ये खुद मोदी जी ने कहा था, उसकी शायद पहल भी शुरू की गई। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर यूपी में अगर ये सारी चीज़ें हो सकती है तो 30,500 करोड़ का जो कर्जा है वो महाराष्ट्र में किसानों का माफ़ क्यों नहीं हो सकता, और किसान उसका जो है पूरा भार वो केंद्र सरकार क्यों नहीं उठा सकती अगर मोदी जी अगर करना चाहे तो? ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। देखिए, ऐसा है, दैनिक देशोन्नति के माध्यम से 2001 से किसान आत्महत्या मैंने फ्रंट पर डालना चालू कर दिया, फ्रंट पे। कृषकोन्नति, देशोन्नति, सभी मेरे जितने भी संस्करण हैं उसके अंदर फ्रंट में मैं ये न्यूज 2001 से डालना चालू किया। उसके बाद में 2003 में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। उस समय पर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें उनको बताई और उनको सीरियस इसके बारे में होने के लिए बोला। आपको मजाक लगेगी, एक बार विलासराव देशमुख अकोला में आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई अखबार वाले ऐसे हैं कि बोले जो किसानों की आत्महत्या क्रिकेट के स्कोर बोर्ड के जैसी अपने अखबार में छापते हैं। क्योंकि मैं क्या करता था कि भाई कल तक के कितनी हुई, पिछले साल कितनी हुई, कल तक कितनी हुई, ये महीने में कितनी हुई और आज कितनी हुई, कुल कितनी हुई, ऐसा रोज डालता था मैं। तो उसके ऊपर उन्होंने टिका टिप्पणी किया। तो मैंने फिर दूसरे दिन मेरे अग्रलेख में लिखा कि भाई अगर आपको लगता है कि ये शर्मनाक बात है, ये क्रिकेट के और आपको बड़ा इसके बारे में नागवार चीज़ें अगर आपको ये लगती है तो ये इसके बारे में सीरियस हो जाइए ना। ये रूट कॉज क्या है वो ढूंढिए और उसके बारे में इलाज करिए और आप मुझे बुलाइए, मैं बताता हूँ रूट कॉज क्या है इसका। लेकिन क्या है मैं बताता हूँ आपको, किसी भी लोगों को ये किसानों के, क्योंकि कैसा है देखिए, इनको कुछ चर्चा के लिए और हमदर्दी जीतने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए। सत्ताधारी और विरोधी या कोई भी ये नहीं चाहता कि ये मुद्दा जो है ये सुलझ जाए। देखिए, कोई शहरों के अंदर डांबर के रास्ते रहते हैं, अभी तुम्हारे नागपुर के अंदर कंक्रीट के बन रहे हैं। जो डांबर के रास्तों में क्या होता है कि पानी आ गया, थोड़ा बहुत खड्डे गिर गए, वापिस से मरम्मत, तो हर साल हर रास्ते के ऊपर करोड़ 2 करोड़ तो अपने चले चपाटे इनके कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से इनको ये जो किसान का मुद्दा है, इलेक्शन के लिए इनको कुछ तो लगेगा। देखिए, मूल रूप से बात ये होती है, पहली बात तो कर्जे माफी क्यों, मेरा खुद का विरोध है, मेरा खुद का विरोध है कर्जे माफी को। मेरा बोलना है हमारे लिए कर्जे माफी क्यों। लेकिन सर एक राज्य को कर्ज माफी देती है। नहीं, सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना आपको, कर्जे माफी क्यों, माफी किसको होती है, चोरों को। क्या किसान चोर है? क्या हम ऐदी है? क्या हम खेती में काम नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, क्या उत्पादन नहीं करते हम लोग? हम क्या बेअक्ल है, हमको समझता नहीं है? हमारा कहना है हमें माफी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए। ये बातें जब मैं ऐसा लिखता था 2007 में, उस समय के पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी के साथ में मेरी 40 मिनट की मुलाकात रुकी थी, ठहरी थी। और 40 मिनट की मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट चली। सारी बातें मैंने बहुत मुद्दे सूद से मनमोहन जी के सामने रखी। उसका नतीजा यह हुआ कि वैद्यनाथन समिति का चयन हुआ। उसके बाद में और 1 महीने के बाद में फिर उस समय पे 72,000 करोड़ की कर्ज माफी उस सरकार ने लाई। वो जो चीजें हुई उस समय, और वो 72,000 करोड़ में इन्होंने एक जो था ना पंच मार दिया कि 5 एकड़ के नीचे का किसान, और उसी के कारण सारी की सारी विदर्भ के किसानों की दुर्गति हुई। 5 एकड़ का किसान बोले तो विदर्भ में कोई बहुत कम है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा हुआ क्या, तो पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कर्ज माफी 6,000 करोड़ रुपए पश्चिम महाराष्ट्र में गए। और जहां पर जिसके कारण ये मुद्दा उठा, जो विदर्भ के 11 जिलों के कारण ये मुद्दा उठा, वो 11 जिलों के अंदर 2,000 करोड़ आए। क्यों कि यहाँ पर करोड़ों होने से एकड़ के लिए 5,000 रुपए, 5 एकड़ के लिए 25,000, 18,000, 20,000 रुपए किसानों को कर्ज था, तो उतनी माफी हुई। तो और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर तो एक एक किसान को 5 लाख से लेकर तो 50 लाख, ऐसे वही मुझे कई किसान मालूम है कि जिनके 70 लाख रुपए माफ हुए, नामों के साथ बता सकता हूँ। क्यों हुए? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कुक्कुट पालन का कर्जा डाल दिया, डेयरी का डाल दिया, पाइपलाइन का डाल दिया, लिफ्ट इरिगेशन का डाल दिया। मेरा बोलना है कि भाई ये किसानों को ही कर्जे माफी की जरूरत क्यों? मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
अभी देखिए आज से 6 महीने पहले यानी इन द मंथ ऑफ मई जून तुअर के भाव जो थे बाजार के अंदर वो हो गए थे 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 तक की तुअर पहुंच गई थी। चूंकि वो जो पीरियड था वो पीरियड बुआई का पीरियड था तो हम लोगों ने क्या किए, किसानों ने, कि भाई हमारी आशा जागृत होगी कि चलो भाई तुअर अगर लगाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, 2 पैसे मिलेंगे। बहुत लोगों ने दुनिया भर की तुअर लगा दी। गवर्नमेंट उसके ऊपर, कृषि मंत्री ने उसके ऊपर ये बोल दिया कि देखो ये साल हमारे कहने से, हमारे प्रयत्नों से ये साल तुअर यानी दलहन ज़्यादा लगे। तो कृषि मंत्री का क्या क्रेडिट है इसके अंदर, ना सेंट्रल के ना स्टेट के। अरे भैया भाव अच्छे थे करके हमने लगाए। बाद में क्या हुआ, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी अभी है, जो ये विरोध कर रहे हैं, उसी समय पर जब 2014 में इलेक्शन का प्रसार और प्रचार कर रहे थे देवेंद्र जी, उस समय पर इनकी मांग थी कि सोयाबीन को 7,000 रुपये, 6,000 रुपये भाव कम से कम मिलना चाहिए, जबकि सोयाबीन को 3,800 रुपये भाव बाजार में था उस समय पे। उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। उस समय पे इनका ये था कि हाँ आप हमको सत्ता पे बैठाओ, हम 6,000 रुपये भाव देंगे। और हम डिंडी निकाल रहे हो, उनकी कैसेट पे क्या बोलते हैं, वीडियो भी है, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है इसके बारे में। तो 3800 रुपये का उस समय पे सोयाबीन इनको 6,000 रुपये भाव मांग रहे थे, कपास को 7,000 रुपये ये लोग भाव मांग रहे थे। अभी परिस्थिति क्या है, जो 3800 रुपये में 2014 में सोयाबीन बिक रहा था, वो आज बाजार के अंदर 2200 से 2500 रुपये में बिक रहा, इन्हीं के सरकार में। और इन्होंने क्या किया कि तुअर 10 से 12,000 क्यों बिक रही थी, क्योंकि दाल 200 रुपये में बिक रही थी, दाल 200 में बिक रही थी। तो बाजार तो 200 रुपये में दाल है तो करके 100 रुपये में तुअर बिक रही थी। सिंपल है, एकदम 50-50 रहता है। एक बार समझ लो कैसा इकोनॉमिक्स है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। क्योंकि तुअर जो बनती है, दाल जो बनती है, वो 6 क्वालिटी की दाल बनती है। अभी 200 में अगर वो है तो एवरेज में अगर दाल पड़ती है तो 6 नंबर की दाल बिकेंगी, ऐसा समझ लो। 140-160 में तो एवरेज व्यापारी को पड़ रहा था करीबन एक 9-10 हज़ार रुपये का उनको पड़ते थे, इसलिए 10,000 में वो लोग खरीद रहे थे मैक्सिमम में तुअर को। आदरणीय फडणवीस साहब ने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र देश के अंदर एकमात्र राज्य, एकमात्र मुख्यमंत्री, इन्होंने क्या किया कि प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाली। मैं बोलता हूँ क्या जरूरत है, प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन्होंने प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाली। 120 रुपए के ऊपर जो भी दाल बेचेगा उस व्यापारी के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। 300 क्विंटल के ऊपर जो व्यापारी के यहाँ दाल मिलेंगे हम उसको अंदर कर देंगे। यानी तुमने प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कर दिया, तुमने स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया, तो हुआ क्या, तो जो 120 की जैसे इन्होंने बात किया, 6 क्वालिटी की दाल बनती है, तो कहने का मतलब 6 नंबर की दाल है वो 60 रुपये में बिकी और ये 120 में, तो व्यापारी को एवरेज पड़ गया पड़तल में 80 रुपये। अब 80 रुपये में जब उसको दाल एवरेज घर में पड़ रही है तो खरीदेगा कितने में, क्योंकि उसको 20-25% प्रोसेसिंग चार्ज है, 5-10% ब्याज बट्टा है, उसको मुनाफे भी कमाना है। कोई किसान के जैसा बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो देखे नहीं कि हमको मिल गया रहा, लगाना नहीं लगाना, अपने लगाया जा रहा किसान। तो वो व्यापारी तो कैलकुलेटर आदमी रहता है। उन्होंने मुनाफा देख के वो हिसाब से उन्होंने जब देखते हैं कि भाई अपने को 80 रुपये में दाल एवरेज में पड़ती है, तो वो बराबर 4,000 रुपये में तुअर खरीद रहे हैं और बाजार में वही कीमत है 4,000 साढ़े 4,000 रुपये। और गवर्नमेंट ने भी 4,425 रुपये भाव दिया है और प्लस कुछ 425 रुपये का बोनस मिला के 5,050 रुपये का तुअर का भाव चल रहा है। ये इतनी दुर्गति 10,000, 11,000, 12,000 में बिकने वाले तुअर की, 10,000 रुपये के बिकने वाले चने की इतनी दुर्गति क्यों हुई भाई, क्यों हुई भाई? एक तो इन लोगों ने अनाप शनाप अभी भी इंपोर्ट चालू है तुअर का। मैं आपके माहिती के लिए बताऊं, अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई चाइनीज आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर। अभी मुझे एक बताइए, ये आपकी बिल्डिंग में बैठे हैं, ये बिल्डिंग को अगर लोहा नहीं मिलेगा तो बिल्डिंग खड़ी हो सकती क्या, टिक सकती बिल्डिंग? हाँ, आपको अगर समझ लो दाल नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? दाल नहीं खाए आपने, समझ लो साल भर जिंदगी भर दाल नहीं खाए तो मरने वाले हो आप। आपको चावल नहीं मिले मरने वाले हो आप, आपको गेहूं नहीं मिला मरने वाले हो, दूसरा कुछ खा लेंगे। चावल नहीं मिला तो आप ज्वारी खा लेंगे, नहीं मिला तो बाजरा खा लेंगे, कुछ तो दूसरा नहीं मिले तो फल खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, मरते नहीं। लोग 1-1, 2-2 महीने के उपवास करते हैं तो भी मरते नहीं। लेकिन अगर पानी आपको 3-4 दिन मैंने नहीं पिलाऊं, अगर आप बीमार हैं, आपको कोई दवा की जरूरत है और 4 दिन अगर आपको दवा नहीं मिली, मर नहीं जाएंगे आप। एसेंशियल क्या है? सीमेंट एसेंशियल है, दवा एसेंशियल है, पानी एसेंशियल है। आएगा ध्यान में कि ये इलेक्ट्रिसिटी, आपका ऑपरेशन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी गई,
गवर्नमेंट किसानों को इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल क्या है? इन लोगों ने एसेंशियल कमोडिटी के अंदर किसानों के ये सारे प्रोडक्ट डाले और उसके बाद में ये सारी राजनीति खेल रहे हैं इसके ऊपर। इन लोगों को जनता के वोट लेने के लिए मतलब सत्ता कोई भी रहे, राजनीति हमेशा बरसों से होती आ रही। मुद्दा सिंपल है, इन लोगों को, ये लोगों को भिखारी रखना है, लोगों को सस्ता अनाज देना है, फोकट में अनाज देना है, लोगों को लाचार रखना है। मेरा बोलना है तुम लोगों की आमदनी बढ़ाओ ना, वो होने दो ना कितनी भी कीमत, खरीदेगा वो। और कौन सी बात होती है, मेरा बोलना है 200 रुपए की भी दाल गई तो कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटा किस्सा ये बताना चाहूंगा। 1964 में 1 क्विंटल कपास बेचे तो 2 तोला सोना मिलता था, 2 तोले। आज के घड़ी के अंदर अगर मुझे 2 तोला सोना खरीदना है एज ए किसान तो मुझे 12 क्विंटल कपास बेचनी पड़ रही है। उस जमाने में 1 क्विंटल ज्वारी में बेचता था तो 1 तोला सोना लेता था। मजदूर की मजूरी 60 पैसा थी 1964 में, 60 पैसा, समझिए आप। और ज्वारी की कीमत थी 3 रुपया, 3 रुपया। आज क्या परिस्थिति है, मजदूर की मजूरी किसान को देना पड़ रहा है 200 रुपये। वो 200 रुपये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के चपरासी को अगर देखेंगे कि जो पंखे के नीचे बैठ के चपरासीगिरी कर रहा है और वो भी मजदूरी है, उसको गवर्नमेंट 1000 रुपये दे रही है वो मजदूर को। और हमारे खेत वाले मजदूर को 200 रुपये भी देते होगा तो हमको पोसाता नहीं, क्योंकि हमको खेती में उत्पादन ही नहीं हो रहा भाई, हमको ही परवरता नहीं। और लेकिन उसके बाद में झगड़े जो क्या होते हैं, वो मजदूर जो खेत का वो मालिक से झगड़ता और मालिक जो है किसान जो है वो बोलता है यार क्या तू तो बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि उसको बेचारे को दे नहीं सकता, उसको लागत ही नहीं मिल रही है उतनी, करेगा क्या। आज हुआ क्या है, अरे ये गवर्नमेंट की कर्ज माफ़ी गई चूल्हे में, नहीं होना हमारे को कर्ज माफ़ी, हमारा बोलना है राइट अप कर दो हमारे कर्ज। पहली बात जो मैंने इसके बारे में लिखा था, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट के कर्जे राइट अप करते हो। 1,15,000 का कर्जा 1,15,000 करोड़ इन्होंने राइट अप किए, उनको राइट अप देते हो। और जो किसान की कोई गलती नहीं है, मेरा बोलना है तुमने हमारे दाल में हाथ डाला क्यों भाई? तुमको क्या जरूरत है 120 रुपए के प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लाने की, जिसके कारण मेरी तुअर अभी 4000 में बिक रही। मेरी तुअर अगर 10,000 रुपये में बिकती थी, समझिए ना, 12,000 में बिकती थी, अभी 10,000 या 12,000 में, यानी कम से कम आज 7 से 8,000 रुपये पर क्विंटल मुझे कम मिला। ऐसा समझ लो एक छोटा किसान है, 50 क्विंटल तुअर उसको हुई, 50 क्विंटल के पीछे 8,000 रुपये से के हिसाब से 8 पंचे 40, 4 लाख का उसको घाटा हुआ। अरे कर्जा उसके ऊपर का 1 लाख 2 लाख का है, और 4 लाख अगर उसको एडिशनल मिलते थे तो तुम्हारा कर्जा तो मुंह पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसान इतना खुदगर्ज आदमी है कि वो मरेगा लेकिन किसका 1 रुपया नहीं डुबाएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है। क्यों डुबाएगा वो? लेकिन ऐसा है कि तुम उसको पैसे मिल रहे थे, नेचुरल कोर्स में मिल रहे थे। क्या 12,000 का तुअर का भाव किया था तो क्या गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी थी क्या व्यापारियों को कि भाई तुम इतने ज़्यादा भाव में खरीदो, हम तुमको खरीदते करके? ऐसा नहीं है। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। वन थिंग, द टेस्ट ऑफ इंडियन पल्सेस, दूसरी बात, और तीसरी बात में एक क्या बोलते उसको, शॉर्टेज हुआ था और इंपोर्ट थोड़ा कम था। इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट धड़ाके से ओपन कर दिया। दालें 4,30,000 टन इन्होंने दाल अभी इंपोर्ट किया। और देखिए मैं आपको बताता हूँ इनकी नीतियों की बात बताता हूँ, नीतियों की। देखिए इन्होंने लोहे के ऊपर तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया कि सस्ता लोहा नहीं आए देश में। उसके बाद में इन्होंने शक्कर के ऊपर 70% टैक्सेस है, इंपोर्ट के ऊपर आयत कर है 70% का। मेरा बोलना है तुम्हारे को अगर लोगों को सस्ता ही दिलाना है तो भी शक्कर भी आने दो ना। शक्कर तो 15 रुपए किलो पे आती है इंडिया में, 15 रुपए किलो। अभी तो आप 40-42 में खरीद रहे शक्कर। ऐसा है कि इन्होंने क्या कर दिया कि 70% इसलिए लगाया क्योंकि चीनी मिल के जो मालिक है, शक्कर मिल के जो मालिक है वो किसान हैं, और किसानों के ही कोई एमएलए बने, एमपी बने और वही जाके सत्ता में बैठे। तो उन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट चूँकि हाथ में है तो पॉलिसी लगा दिया, और अच्छी बात है। मेरा बोलना है कि जिस तरीके से आप शक्कर के ऊपर टैक्सेशन लगाते हो और गेहूं के ऊपर का टैक्सेशन 20% निकाल दिया तुमने, कॉटन के ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है और धड़ाके से कॉटन आ रहा है। आप कौन सी चीज़ इंपोर्ट करो, जो चीज़ का देश में शॉर्टेज है उसको, ठीक है मर रहा आदमी तो इंपोर्ट करो। एक ज़माने में जैसा हुआ था 1964-70 के दशक के अंदर हुआ था, इंपोर्ट हुआ था। और वो भी कौन सा, घोड़ों में डुकरों ने, सुअरों ने खाने का
वो गेहूँ मिलों के नाम से इंपोर्ट हुआ था। लाल गेहूँ ऐसे। एक मैं समझ सकता हूँ कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन अभी क्या इमरजेंसी है? गेहूँ इंपोर्ट हो रहा है, अदानी जी अभी गेहूँ इंपोर्ट कर रहे हैं, अदानी जी, और इसलिए कर रहे हैं। देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, ये देश के अंदर लॉबी चलती है, शुगर मिल लॉबी है, कॉटन मिल यानी टेक्सटाइल मिल लॉबी चल रही है, फूड लॉबी भी आ गई, और अभी फूड लॉबी नहीं है, फरसान लॉबी है सर। ऐसा कौन सा फरसान है कि जिसके अंदर दालें नहीं लगती? देखिए चना दाल, ऐसा कौन सा फरसान है जिसमें चना नहीं लगता? ऐसा कौन सा फरसान है कि जिसके अंदर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मूंग, उड़द, मोगर या तुअर? तो ये सारा फरसान लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, एक। दूसरी बात में आटा मिल लॉबी बहुत स्ट्रांग हो गई है अभी। देखिए आटा 27 से 30 रुपए के बीच में बिक रहा है, और गेहूं जो है इंपोर्ट हो रहा है 1000 रुपए में, यानी 10 रुपए में। 10 रुपए का गेहूं 27 से 30 रुपए में बिक रहा सर आटा। 2 रुपए किलो की पिसाई होती है ज्यादा से ज्यादा, कैसे बिक रहा है? गवर्नमेंट को बोलो कि उनको बोलेंगे नहीं नहीं इसके ऊपर गेहूं नहीं बिकेंगे, तुम 10 में गा रहे हो, ज्यादा ज्यादा 13, 14 में, 15 रुपए में बेचो। फिर देखो ना नानी, गवर्नमेंट को नानी याद आ जाएंगे, ये सत्ता में नहीं रहेंगे गवर्नमेंट होगी। क्या है, किसानों के साथ में इसलिए खिलवाड़ होता है कि वो एक नहीं हो सकते, उनकी अलग अलग प्रांतों की समस्या है। किसानों को इन्होंने बांट दिया है। पहली बात तो खुद के उलझनों में फंस गया है किसान, उसको बेचारे को खुद का ही, यानी वो उसको ये नहीं समझता कि भाई मेरी रात का दिन कैसा चलाओ और क्या करूँ, बच्चे को पालो, उसको स्कूल का दो, या बाप बीमार हुआ है उसको दो, या घर गिर रहा है, या फिर जानवर नहीं है तो, या मेरे खेती को पानी नहीं है, बिजली नहीं मिल रही तो खेती बचाओ। परेशान है सर वो उसके अंदर। और इसी के कारण क्या हुआ है, इन्होंने किसानों को, छोटा किसान, बड़ा किसान, वो क्या बोलते हैं, ओलिद का किसान, कोरडोह का किसान, दलहन का किसान, शुगर मिल का किसान, गेहूं वाला किसान, ऐसे इसमें बांट दिया, प्लस जातों में बांट दिया। तो ये हुआ क्या है कि इनका कोई माए बाप नहीं बेचारों का, किसानों का, तो दबाव। और दूसरी बात में इसके पास में एक ही बात है, वो होट। तो अभी देखिए ना, इन्होंने एक ही यूपी में बोल दिया मुद्दा कि आप हमको सत्ता पे बैठाओ, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। देखिए ना, नतीजा सामने, आपके नतीजा सामने है। यूपी के अंदर क्लीन स्विंग 300 के ऊपर सीटें मिल गई। क्यों मिली? किसान, अभी किसानों को समझेगा ना यूपी के। तो क्या है, ये सारी राजनीति, किसान जो है ना, ये राजनीति के लिए सबको क्या करेगी केंद्र सरकार पूरा माफ? क्योंकि जो 27,500 करोड़, क्या लगता है सर मेरा ये बोलना कथनी और करनी में हमेशा फर्क देखा गया है। सर मेरा बोलना है, किसानों ने मांगे नहीं करनी चाहिए जी, कर्जे माफी की। पहली बात, अरे भरना ही नहीं है जी, क्यों भरते हो? कौन डरता? क्या गवर्नमेंट ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है कि जाके उठा के जमीन, इमूवेबल प्रॉपर्टी है यार जी, क्या जमीन उठा के ले जाएगी गवर्नमेंट? नहीं भरो जी, काय के लिए भीख मांगने का इनके सामने? देखिए, अगर गवर्नमेंट को ये बैंक चलानी है, गवर्नमेंट ने पिछली भी जो कर्ज माफी की थी ना, वो कोई किसानों के लिए नहीं की थी, बैंक डूब रही थी जी। तो एक्चुअली वो पैकेज का नाम था बैंक रिहेबिलिटेशन पैकेज जी, बैंक। और हुआ भी वैसा। इन्होंने क्या कर दिया, वो अगर इनको कर्ज माफी बोले तो कर्ज माफी का मतलब क्या है कि वो पैसा किसान के मुद्दल में भरे जाए, मुद्दल में भरे जाए। इन्होंने ये पैसे इन्होंने भरे एनपीए में, यानी ब्याज के अंदर भरे, और वो किसान को चालू कर्जदार बना दिया, और चालू कर्जदार बना के उसको और नया कर्जा दिया। किसान को कर्ज मुक्त 72,000 करोड़ की कर्ज माफी उस समय पे उन्होंने जो बोली, उस समय पे भी किसान कर्ज मुक्त हुआ ही नहीं। एक बात समझिए स्वप्निल सर से अभी आपने पूरी बात सुनी, कर्ज माफी नहीं कर्ज मुक्ति की बात की। कहीं न कहीं किसानों के लिए जो नीतियों की अगर बात की जाएगी तो जो नीतियां थी वो कहीं न कहीं गलत साबित हुई, और कहीं न कहीं देश में जो राजनीति है, देश की राजनीति कहीं न कहीं किसानों पर हावी रही और इनको जबरदस्ती उलझाया गया, सर का कहना है। आप क्या मानते हैं? देखिए मुकेश, अगर भारत देश की बात की जाए तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, अगर विदर्भ की बात की जाए या फिर मराठवाड़ा रीजन की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार में भी राहत पैकेज के जरिए करोड़ों रुपए का ऐलान किया गया, मगर उसके बाद भी मुकेश किसान आत्महत्या नहीं रुकी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो राहत पैकेज को एग्जीक्यूट किया गया था, तो ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पैसा किसानों के हाथ में मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया था। साथ ही साथ अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो जिस तरीके से नीति अपना रही है बीजेपी सरकार, यहाँ तक कि जो
वित्त मंत्री है वो खुद विदर्भ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम कर्ज माफ़ी पूरी नहीं दे सकते। अगर कर्ज माफ़ी पूरी दे दिए तो जो भी पैसा है वो बैंकों में चला जाएगा, किसानों के हाथ में नहीं जाएगा, बैंक अमीर हो जाएगी, किसान आत्महत्या नहीं रुकेगी। मुकेश, तो जिस तरीके से नीति जो है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार अपनी कृषि प्रधान नीति जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों सरकारों में भी किसान आत्महत्या हुई है। मुकेश, दोनों सरकारों ने भी राहत पैकेज का ऐलान किया था, तब भी किसान आत्महत्या नहीं रुकी है। मुकेश, और जिस तरीके से अगर विदर्भ की बात की जाए या फिर मराठवाड़े की बात की जाए मुकेश, तो पानी के साथ साथ में लोड शेडिंग का भी सबसे बड़ा अहम मुद्दा था किसान आत्महत्या को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की फसलें रहती थी उस समय अगर पानी की जरूरत रहती थी तो बिजली नहीं रहती थी। मुकेश, तो कहीं ना कहीं लोड शेडिंग भी एक प्रमुख जरिया था कि किसान आत्महत्या जो बढ़ी थी, लोड शेडिंग भी मान सकते हैं मुकेश की उस वजह से किसान आत्महत्या हुई थी। मुकेश, सर क्या कहेंगे कि नियोजन के मामले में कहीं कहीं कमियां रही है, बरसों से देखा जा रहा है, कई सारे जो मामले जो आते हैं किसानों के आत्महत्याओं के मामले में, कई बार फसल खराब हो जाती, कई बार मौसम की मार पड़ती है, कई बार पानी नहीं मिलता है। मराठवाड़ा का पिछले बार आपने दृश्य देखा है जिस तरह से सूखा गिरा। तो एक किसान होने के नाते, किसान नेता होने के नाते कितना आहत है यहाँ का किसान? देखिए, अभी जैसा कि उसने बताया कि बिजली नहीं मिलती है, मुझे बताओ आज के घड़ी के अंदर करीबन, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, करीबन 2 से 3 हजार मेगावाट का जनरेशन रोक के रखा गया, यानी कैंसिल कर दिया, बंद कर दिए जनसेट्स उसके। उसके बावजूद भी करीबन 1000 से 1200 मेगावाट बिजली वेस्ट हो रही है, किसानों को नहीं दी जा रही है। यही वो सरकार है कि जो बोलते हैं कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ये बोलने वाले। और यही मुख्यमंत्री जी और यही बावनकुले जी, इनके साथ में मैंने मीटिंग की थी जबकि सत्ता में बैठ के 3-4 महीने हुए थे, और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम अभी ये लोड शेडिंग निकालने वाले हैं। उन्होंने जाहिर भी किया था कि 12 घंटे हम बिजली अभी किसानों को देंगे। क्या हुआ? दिया क्या? सर देना ही नहीं इनको फार्मर्स को जो है, किसानों को लटका के रखना है। जैसा कैसा रहता है कि आप देखो, कोई सिग्नल के ऊपर गाड़ी रोको, 2-4 भिखमंगे आ जाते हैं, तो वो उसी तरीके से किसानों को इनको भिखमंगा रखना है कि उसके पीछे कोई भी नेता के घर को जाओ, इनके यहाँ पे 100, 200, 500 लोगों की भीड़ रहती है। ये लोग आदी हो चुकी है कि हमारे घर के आजू बाजू में या मंत्रालय में हमारे पीछे 100, 200, 500 लोग भीख मंगे जैसे लगे रहे। तो यानी ये मालूम पड़े कि कितना बड़ा नेता है यार, 500 लोगों का दरबार लगा रहता है रोज का। तो ये क्या है, इनको समस्या सुलझानी नहीं है। बिजली नहीं थी तो बात अलग थी, लेकिन अभी बिजली सरप्लस है, सरप्लस है, उसके बावजूद भी फिर बिजली क्यों नहीं दे रहे भाई तुम? किसान क्या तुमको इतना बेकार लगता क्या कि वो जबरदस्ती अपना पंप चालू रखेंगे और पानी को बहा नहीं देगा? ठिबक सिंचन की इनकी सब्सिडीज थी कांग्रेस सरकार के जमाने की, ये इन्होंने पिछले 3 साल से नहीं दी है इस गवर्नमेंट ने। ठिबक सिंचन जैसी, यानी ये नेशनल क्राइम कर रहे हैं सर। अभी ठिबक की परिस्थिति ऐसी है कि ना किसानों को ठिबक की सिंचन की नलियां मिल रही है, ना कोई सब्सिडी मिल रही है उसके ऊपर की। पुरानी किसानों ने कर्जा निकाल के ठिबक लगाए थे, ड्रिप इरिगेशन लगाया था, उसके पैसे नहीं मिल रहे किसानों ने। अभी वो कर्जे के बैच कौन भरेगा? कृषि पंप का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कृषि पंप है। अभी फिलहाल में देखिए इनके नौटंकी मैं आपको बताता हूँ, ये जो तुअर की दाल इनकी खरीदी के नाटक चल रहे हैं, वो नाफेड के माध्यम से या मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से ये लोग खरीदी करते हैं। देखिए किसानों की तुअर खरीदे जा रही है, 45 दिन हो गए खरीद के, इनको पैसे नहीं मिल रहे किसानों को। देखिए कायदा है देश का कि किसान का माल खरीदने के बाद में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अगर कंपाउंड में वो खरीदी बिक्री का व्यवहार होता है तो 24 घंटे के अंदर चुकारा होना चाहिए, whosoever it is। तो अभी तो खरीदी बिक्री हो रही है, तो क्यों 45 दिन नहीं मिल रहा है? तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जिस किसान को, अच्छा उसके बाद में भी क्या हो रहा है, उसके अंदर भी बदमाशियां कर रहे हैं, वो किसान की खरीदते नहीं, उसको लटका। मैं आपको बता सकता हूं कई किसान 2-2 महीने से, एक किसान परसों को मेरे पास में आता, बोला सर 40 दिन हो गए, बोले मेरा ट्रैक्टर बार्ची टाकली कृषि उत्पन्न बाजार समिति में खड़ा है, 40 दिन हो गए, 500 रुपए का रोज का ट्रॉली का भाड़ा भर रहा हूं, बोले सर मैं। अभी उसको बोलो क्या भाव पड़ेगा, और ना ही उनकी खरीदी जा रही, और जो कुछ तुअर खरीदे जा रही है वो व्यापारियों की खरीदी जा रही है। वो व्यापारी किसका, अच्छा आजकल क्या है, ऑनलाइन 7-12 मिल जाता, नाम डाल दो 7-12 किसका बिल है, वो किसके भी नाम से किसका भी ये हो जाता। हमने तो गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, या अभी ये प्रकाश मानकर जो कृषक समाज के अध्यक्ष है,
उन्होंने गए, उन्होंने बोला कि भाई ये आप सिस्टम सुधारो और आप बताओ कि जो अभी तक के आपने जो दाल खरीदी या तुअर खरीदी वो कौन से किसान की खरीदी, उसके नाम मुझे दो। अब इनको मिर्ची लग गई, उनको मालूम है कि अभी पूरा का पूरा जो भंडा है फूट जाएगा, तो उन्होंने जाके प्रकाश मानकर जैसे किसान नेता के ऊपर जाकर उन्होंने केसेस दाखिल कर दिया। अभी इसके ऊपर बेशर्मी क्या हो सकती है कि यानी कहने का मतलब कल जाके अगर कोई किसानों का मसीहा या अगर समझ लो मैं भी समझ लो गया किसान मेरे पास में, मैं मार्केट में, ये कल जाके मेरे पे केसेस दाखिल कर देंगे। अब वो कोई केसेस के कारण मैं डरता, ऐसी बात नहीं, मेरे पे 352 खटले एक जमाने में दाखिल थे, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा खटले मेरे पे दाखिल थे। ऐसा कोई जेल नहीं है महाराष्ट्र का कि जो जेल में कभी गया नहीं हूं, मैं रहा नहीं हूँ, उसका सवाल नहीं। लेकिन क्या है ये डराने वाली जो बातें चल रही है कि तुम किसानों के बारे में कोई बोलो मत, जो कुछ किसानों का पक्ष लेगा वो उसकी हम दुर्गति कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसान ये इन्होंने, लेकिन सर विकास की अगर बात की जाएगी तो विकास की भी बात ये लोग करते हैं कि किसानों का विकास हम करते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात की जाएगी, संतरे को कोका कोला जैसे ब्रांड से जोड़ने की अगर बात की जाएगी, रामदेव बाबा का प्रोजेक्ट फूड पार्क की बात की जाएगी, तो कहेंगे किसानों को एक शिगुपा दे रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये गवर्नमेंट का क्या है इसके अंदर? वो तो रामदेव बाबा है, कोका कोला कंपनी है, वो उनका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। विदर्भ के अगर संतरे को अगर वेस्ट अब तक जा रहा था तो उसको कोका कोला के जरिए, ब्रांड के जरिए जोड़कर उससे एक पेयजल तैयार कर पूरे विदेशों में भेजने की बात करती है। देखो संतरे की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, नोटबंदी के पहले 8 नवंबर को तो 6 नवंबर को मेरे एक रिश्तेदार है, उनका संतरा झाड़ के ऊपर 3 लाख संतरा था जी, 3 लाख संतरा जी, 3 लाख संतरे की झाड़ नहीं बोला, 3 लाख फल की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो वो 3 लाख संतरा उनको 1000 संतरा जो है 6000 रुपये में मांग रहे थे, यानी 6 रुपए का एक संतरा। बातें चल रही थी व्यापारी आके जी। नोटबंदी हुई 8 नवंबर को जी, और 8 नवंबर के बाद में 1 महीने तक के व्यापारी गायब जी, पूरे व्यापारी गायब। उन्होंने उनका संतरा सर 600 रुपये, मैंने 6 रुपए का संतरा 60 रुपये में, 60 पैसे में बेचा, 60 पैसे में जी। यानी अगर रुपए के हिसाब से देखे जाए तो समझ लो 5000 का भी 1000 के पीछे नुकसान हुआ तो 15 लाख रुपए का नुकसान एक किसान को। अब मुझे बताओ, ये सिर्फ संतरे की बात नहीं है, सब्जी, कोई भी माल, ये सोयाबीन, मतलब नोटबंदी, ये विषय नोटबंदी के कारण अगर इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसका हुआ है, डायरेक्ट पैसे का नुकसान, वो सिर्फ किसानों का हुआ है। क्या किया गवर्नमेंट ने, कितने पैसे दिए, क्या किसानों को राहत दिलाई? अरे कर्जे माफी की बात कर रहे हैं, हमारा पैसा निकलता गवर्नमेंट की तरफ, हमारा निकलता है जी। अगर देखे जाए बात तो अगर तुम हमारा 12,000 रुपए का तुअर 4000 में खरीद रहे, सब्सिडी कौन किसको दे रहा है? हम 12,000 का माल 4000 में तुमको दे रहे हैं, तुम 4000 में लूट के लेके जा रहे हो। इसके पहले भी ये हुआ, इसके पहले भी किसानों के पास से वो क्या बोलते उसको लेवी ली गई। ये सारी चीजें क्या है, देखिए क्या बोलते उसको सब्सिडी का मतलब होता है कि कोई चीज 5000 रुपए की है और गवर्नमेंट उसको 10,000 में खरीद रही, कहने का मतलब ये 5000 रुपए की उसको सब्सिडी दे रही है। लेकिन अगर किसान 10,000 रुपए का माल अगर 5000 में दे रहा है या सरकार लूट के ले जा रही है, या किसान को क्या बोलते अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में, मजबूरी में वो अगर कम दाम में 5000 में बेचना पड़ रहा है। कॉटन की प्रोडक्शन कॉस्ट ये एग्रोस्को ने यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दी हुई है 6800 रुपया। इट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्लेयर्ड कन्फर्म बाय ऑल द यूनिवर्सिटी ज्वाइंटली कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज 6800 रुपया, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी हुई प्राइस कितनी है? 4110 रुपया। यही मोदी जी है, इन्होंने बोला था कि आप हमको सत्ता में बैठाओ और हम आपको प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 50% मुनाफा देंगे। तो वो हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट 6800 यानी 7000 रुपये, तो कपास की कीमत क्या होनी चाहिए थी आज? 10,500 रुपये, और खरीद रहे कितने में आप? 4110 रुपये में। बाजार में कीमत उसकी 5,000 5,500 रुपये कपास की, वो छोड़ो, इट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन। जिस तरीके से तुअर की कीमत मार्केट कंडीशन के हिसाब से 10 से 12,000 हो गई थी, मेरा बोलना था कि भाई गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी टांग अड़ाने की, उसके अंदर जो चल रही थी भाव चलने देना था। देखिए बात ऐसी है कि उस समय पे जब मैंने बात किया इनसे तो उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई ये जो है हमको इंटरफेयर करना पड़ा क्योंकि दालें बहुत महंगी गरीबों को नहीं मिल रही थी। मैंने बोला सर अंडर बीपीएल योजना या जो अन्नधान्य सुरक्षा योजना आप चला रहे हो, जो कार्ड देते हो आप, गुलाबी कार्ड, हरा कार्ड, सफ़ेद कार्ड, पीला कार्ड जो भी है राशन का, उसके अंदर आप 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये में दाल दे रहे हो। बिल्कुल। तो आप ये डिक्लेयर करो कि गरीबों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इनको अकल नहीं है, मैं बोलता हूँ बीजेपी वालों को। ये उल्टा ये कह सकते थे कि देखिए
हमने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, देखो किसानों को अच्छे दिन लाए हमने। देखो किसान की तुअर 10,000 12,000 में बिक रही है अभी, और किसान को भी 10,000 12,000 वो कर्जा फेडेगा, उसके बच्चों को स्कूटर दिलाएगा या मोटरसाइकिल दिलाएगा या साइकिल दिलाएगा, या वो बीवी को अच्छे गहने ले सकेगा, 2 साड़ियाँ दिला सकेगा, बच्चों को कपड़े ले सकेगा, शिक्षा दे सकेगा, अभी दे सकेगा वो। क्योंकि देखिए हमने अच्छे दिन लाए, 10,000 12,000 में तुअर बिक रही है, ये बोल सकते थे। इनको अकल नहीं है, इनके आजू बाजू में जो बैठे हैं ना सारे के सारे, ये इनको सारी की सारी गलत सलाह देते हैं। नहीं, मुनाफाखोर है तो मैंने बताया ना, सिर्फ फरसान लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए और क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर मिल लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी की सारी किल्लतें चलती है। टेक्सटाइल मिल को लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए कपास की कीमतें गिराई जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियां बदली जाती है। सर रुक करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक की ओर, जिसे किसान आत्महत्या कहा जाता है। अगर 2009 में कर्ज माफी के बावजूद अगर बात की जाए, 2008 में जो कर्ज माफी हुई थी उसके बाद में जो आंकड़े जो सामने आए, 2010 में 3,141 किसानों ने आत्महत्या की है, 2011 में 3,337, 2012 में 3,786, 13 में 3,140, 14 में 2,564, और राष्ट्रीय अपराध लेखा के ये आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार का एक विभाग है, कुल भारत भर में 95 से 2011 तक 7,50,860 किसान आत्महत्या करते हैं। जब आत्महत्या का विषय आता है, ये आपसे भी जुड़ा है, मुझसे भी जुड़ा है, आप खुद बेहतर तरीके से जानते होंगे क्योंकि आप खुद किसान हैं, और किसानों की समस्याओं के बारे में आपने कई बार अपने अग्रलेख में लिखा हुआ है। एक पत्रकार के हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और एक किसान के हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा, किसान नेता के हैसियत से, जब ऐसे आंकड़े जब आपके सामने आते हो तो कितना दुख होता है, और इसका समाधान क्या है? देखिए बात ऐसी है कि जो आंकड़े आपने बताए ये सारे गलत आंकड़े। गलत कैसे, मैं आपको समझा दो। आप तो वही आंकड़े दे रहे हो जो आपको सरकारी एजेंसी ने दिए या वेबसाइट अवेलेबल, आप गलत नहीं दे रहे हो, ये आंकड़े गलत ऐसे है। मैं बोलता हूँ, आपको मालूम है क्या कि किसान की आत्महत्या, जो किसान चिट्ठी लिख रहा है कि मैं ऐसे के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, चिट्ठी लिख के आत्महत्या करने वाले किसान की मौत, पुलिस स्टेशन वाले क्या लिखते हैं मालूम है क्या? आकस्मिक मृत्यु। सुसाइड थोड़ी लिखते हैं वो लोग, नैसर्गिक वाला, नैसर्गिक यानी सुसाइड लिखते ही नहीं है, आकस्मिक मृत्यु, यानी जैसे एक्सीडेंट होगा तो आकस्मिक मृत्यु दबाए जाते हैं आंकड़े। ये तो इसीलिए तो सब देखिए, ये तो वो तो आंकड़े दबाए हुए है। उसके बावजूद अभी देखिए, एक 15 दिन पहले या महीने भर पहले एक किसान ने उसकी जो तुअर थी वो क्रॉप काट के उसकी ढीक लगा के रख दिया था, गंजे लगा के रख दिया था। वो कोई नालायक लोगों ने बोलो या कुछ नेचुरल कंडीशन के कारण बोलो या कोई गलती से उसको आग लग गई हो गया। वो किसान बेचारा पागल के जैसा वो उसको निकाल रहा, पानी फेंक रहा है, ये कर रहा, उसके अंदर ये सब करते करते उसको इतना श्रम और इतना टेंशन हुआ कि वो उसके अंदर मर गया। वो काम करते करते हार्ट अटैक से मर गया। तो इस तरीके से जो हार्ट अटैक से लोग मरते हैं टेंशन के कारण, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल। जिनको डायबिटिक हुआ क्योंकि टेंशन, जो बीमारी से मर गए क्योंकि इलाज नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। बिल्कुल। साले गुर्दे की बीमारी होती है तो किसान ये नहीं कर सकता, खुद का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि पैसे नहीं है। माँ बाप के तो जो उसको लांछन लगते हैं, जो अवहेलना झेलनी पड़ती है, बहनों को दिवाली के ऊपर आने के बाद में शादी साड़ी या गहना नहीं दे सकता वो, तो क्या आप जान सकते हो कि उसको कितना दुख होता होगा और कितना। देखिए मेरी उम्र आज 64 ही है जी। मुझे कई लोग बोलते हैं कि पोरे साहब तो आप तो 50 साल के जैसे दिखते, और जो किसान की उम्र 30 से 40 साल की है, लोग बोलते हैं कि अरे तेरी तो 80 साल की उम्र है, यानी वो 40 साल वाला 80 साल का दिखता, और शहर में रहने वाला आदमी जो कि ये है वो आधे उम्र का लोग बोलते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसे क्या बोलते टेंशन परेशानी में और रहने की सोच। मुझे बोलना है सर, आप जाइए किसानों खेड़ों में, देखो हम लोगों ने प्रगति की है, बोलते कि बहुत प्रगति हुई है, जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ जहाज बनने लगे, ऐसा हो गया। हम अभी चांद पे एक दिन में हमने कितने 104 रॉकेट उड़ाए, 120 रॉकेट उड़ाए, कितनी प्रगति हो गई है। तो खेड़े सुधरे हैं या बिगड़े हैं? मैं बोलता हूँ जिनको कोई यानी क्या बोलते हैं उसको कोई पर्याय नहीं है, जिनको कुछ पर्याय नहीं, वो लोग मजबूरी से खेड़े में रहते हैं, और जिसको थोड़ी बहुत संधि मिल गई,
अपना तो चैलेंज है कि कोई नई पीढ़ी के आदमी को तुम बताओ खेती कर रहा है वो पागल थोड़ी है वो गांव में आके बुट पॉलिश करेगा, होटलों में जाके चपरासीगिरी या बर्तन मांजेगा, समझिए ना, या आके गांव में आके और कुछ पान पट्टी की दुकान या रास्ते के बाजू में ठेले क्यों हो रही है, इतना अतिक्रमण होकर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गांव खेड़े में कुछ जीने के साधन नहीं है, नौकरी तो हो नहीं रही, डेवलपमेंट देश के अंदर है नहीं, सारा डेवलपमेंट रुका पड़ा है क्योंकि सरप्लस पैसा ये सिर्फ खेती देती है। देखिए पंजाब का इतना विकास हुआ क्योंकि पंजाब में गेहूं हुआ, सरप्लस पैसा आया किसानों के वहाँ पास पे भी में। किसान आत्महत्या है सर, वो अभी है, लेकिन एक जमाने में लुधियाना बोलो या जापान की प्रगति देखो, कृषि प्रधान देश कहा जाता है और वहां पर ऐसे बातें जब सामने आती है, किसान आत्महत्या, आंकड़े भले ही छुपाते होंगे, ये पिछले 15-20 सालों में ही आत्महत्या बढ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट की नीतियां। अगर लूटना किसको है तो किसान को लूटो, वहां से सरप्लस निकालो। देखो कोई इंडस्ट्री ऐसी है क्या कि जिसके अंदर 1 किलो लोहा डाला, 1000 ग्राम लोहा डाला और उसमें से 1010 ग्राम निकाला? नहीं निकल सकता। वो 1000 ग्राम का कन्वर्शन होके 1000 मिलेगा या 950 ग्राम मिलेगा, कम ही मिलेगा। एनीथिंग प्रोसेसिंग के बाद में कुछ माल घटना ही नहीं है, लेकिन खेती ऐसी कि एक दाना डालने के बाद में 1000 दाने निकलना है, तो प्रोडक्शन तो खेती में होता है और जिसके अंदर जबकि प्रोडक्शन होता है तो उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया और जो इंडस्ट्री नहीं उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया इन्होंने। और बगैर उसकी कंडीशन देखे मुझे बताओ कि 1 क्विंटल कपास 64 में मैं बेचता था तो मुझे 2 तोले सोना मिलता था और उस जमाने में मेरे कॉटन की प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ जीरो थी। क्यों कि बीज घर का था, मजदूर को मजदूरी में नहीं देता था मैं, वो काइंड में देता था, यानी मैं जवारी देता था, वो लेता था कि नहीं भाई जवारी देनी पड़ेगी हमको पैसे वैसे नहीं होने, क्या करेंगे पैसे खाएंगे क्या, जवारी होता था उसको। खाद नहीं लगती थी क्योंकि जानवर काफ़ी रहते थे और जानवर को खिलाने के लिए हम वो जवारी लगाते थे, वो कड़वा उनको देते थे, जवारी मजदूर को देते थे। 0 प्रोडक्शन कॉस्ट का कॉटन 2 क्विंटल 2 तोला सोना देता था और आज 7000 रुपये क्विंटल की लागत लेने वाला कॉटन वो हमको 12 क्विंटल बेच के 2 तोला सोना लेना पड़ता है। यानी कितनी तफावत हो गई, कितनी तफावत हो गई। यानी एक तो 11 क्विंटल तुमने ज़्यादा हमारे से हराम का ले रहे हो और तो फायदा क्या हुआ, मैंने एडिशनल प्रोडक्शन करके ये, और मेरी मूल रूप से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई जो कि तुम प्रोडक्शन कॉस्ट भर के भी नहीं देते हो। 6800 की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला तुम 4110 में खरीदो। उल्टा पुल्टा सारी चीजें, सारी किसान की जो चीजें है ना खेती की, उल्टा पुल्टा हो गई है। किसान को सर अकल नहीं है और इसलिए अकल नहीं है, वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि वो जो है ना हिसाब नहीं रखता है, इनकम टैक्स नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, गवर्नमेंट ने सिखाई नहीं है क्या चीज़ें सिखाना चाहिए, तो वो हिसाब बताओ, हिसाब करो, हिसाब रखो, नहीं वो बातों के अंदर किसानों को उलझा के रखते हैं। हगनदारी मुक्ति करो, अरे जिसके घर में पैसा आ गया है वो क्या पागल हो गया कि रास्ते के ऊपर बीवी को भेजने वाला, वो तो दूसरे दिन संडास लगाएगा। तुम पैसे दो ना। देखो आज के गवर्नमेंट की नीति क्या है, तुम बोलो तो हम तुमको स्वर्ग दे देंगे लेकिन पैसा मत मांगो, तुम्हारे उपज को कीमत मत मांगो, ये परिस्थिति हो। एक अंतिम सवाल जाते जाते, जो टॉपिक जो हमने लिया, किसान की कर्ज माफी क्यों नहीं, सारी चीज़ों की राय आपसे जान ली, सारी चीज़ें हमने रखी आपके सामने, आपके विचार जान ली, लेकिन उन किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देंगे जो दुविधा में हैं, और सरकार तक कौन सा मैसेज पहुंचाएंगे इसके ज़रिए कि ताकि किसानों के और उनके देखने का जो नज़रिया थोड़ा सा बदल जाए और किसान का उद्धार हो? देखिए पहली बात तो मैं किसानों को ये बोलना चाहूँगा कि टेंशन मत लो। पहली बात ऐसा है कि देखो एक आधा व्यापारी रहता है, एक आधे ने दुकान लगा दिया जेरोक्स निकालने की, जब वो देखता है कि साला जेरोक्स में अपने को लॉस हो रहा है, वो पहले क्या कर देगा, दुकान बंद कर देगा। तो किसान को अगर घाटा अगर बंद करना है सबसे पहले तो खेती बंद कर दो। तो ऊपर से पूछेंगे फिर मैं खाऊंगा क्या, अरे तू जो खेती कर रहा है उसके कर तू मर रहा ना और लॉस हो रहा। मैं ये कोई भी किसान मेरे पास में आए उसको मैं समझा दूंगा कि तू जो प्रोडक्शन आज कर रहा है वो लॉस का ही है। तू क्या कर रहा है कि तू तेरे खुद का श्रम मूल्य नहीं देख रहा है, तू तेरे घर के पैसे लगा रहा है, बीवी के गहने तोड़ रहा है, बच्चों को फोकट में उसके अंदर लगा रहा है, तू तेरे घर के बैल है उनको जो चारा खिलाता है उनको जो वो तू देखता ही नहीं। लोगों को समझता नहीं किसान को कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाले, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। उसको लगता कि भाई ये इतना लगा, वो भी मालूम नहीं उसको कितने लगाए मिले कितने।
तो एक तो क्या है कि किसानों को पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका पड़तल क्या पड़ती है, लॉस है प्रॉफिट हो, पहले वो समझे। दूसरी बात में लॉस मेकिंग चीज़ें बंद कर दो। आज की घड़ी में पहले खेती बंद कर दो। वो खेती में आप बोलेंगे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो खेती के अंदर सिर्फ चारा उगाना चालू करो। मैं आपको दावे से लिख के देता कि आज अगर प्रॉफिट का अगर धंधा कौन सा है कम से कम, तो जीरो खर्चा करने का, कोई खर्चा नहीं करने का। जवारी के दाने फेंक देने के, गवर्नमेंट पॉकेट में देती है जवारी लोगों को, वो जवारी लो, खेत के अंदर उसकी बुआई कर दो तो जवारी निकलेंगे, वो चारा करके बेचो, चारे के अच्छे पैसे हैं आज के घड़ी के अंदर। यानी कुट्टी जो है ना, कुट्टी, वो कुट्टी 4 और 6 रुपये में 10 रुपये में बिक रही है आज के घड़ी में। गीली देखी जाए ना तो गीली कुट्टी उससे भी महंगी बिकती है। तो एक तो पहले वो करो, जिसके अंदर घाटा होता वो मत। ये देखो कुछ भी लगाओ आज, देखिए सब्जी आज जाइए बाजार में क्या भाव में बिक रही है जी। किसान से 5 रुपए किलो में केला लिया जाता, 5 रुपए किलो में, 1 किलो में बराबर 1 डजन केला बैठता है अप्रॉक्सीमेटली। 5 रुपए में लिए हुआ केला 30 रुपए में आप खरीदते हो, तो क्या भाव हो गया। किसान ने बकरी पाली ना, तो बकरी 100 रुपए किलो में खरीदते साहब, यानी 3000 रुपए में बकरी खरीदते 30 किलो की अप्रॉक्सीमेटली, 30 किलो यानी 100 रुपए किलो। और बेचना क्या भाव में है, 400 रुपए किलो। मटन का भाव क्या है, 400 रुपए। किसान के उपज को 54 में खरीदो और 1 रुपए में बेचो। उत्पादक मर रहा है, आप उत्पादक मर रहा है। और उसके बावजूद देखो शहरों के अंदर बीजेपी क्यों अभी चुन के आई सारे नगर पालिकाओं के अंदर, क्योंकि शहरों के अंदर सारे के सारे वो लोग रहते हैं कि जिनको सस्ता चाहिए, और सस्ता ही बहुत है अभी फिलहाल। और आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी, ये कोई सवाल पूछे गवर्नमेंट से, या मैं पूछ रहा हूँ सीधा कैमरे से, कि सारी की सारी चीजें तो सस्ती चल रही है। सब्जी सस्ती है, दालें सस्ती है, गेहूं सस्ता है, और महंगाई भत्ता कैसा बढ़ रहा भाई। तुमने महंगाई भत्ता कैसा बढ़ा दिया कि तुम्हारे सरकारी कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग के लिए तुम्हारे पास में 1,03,000 करोड़ का केंद्रीय बजट है, केंद्र का खर्चा है। ये बोलते पैसा नहीं हमारे पास में। अगर गवर्नमेंट ने हिम्मत थी तो ये बोलना चाहिए था कर्मचारियों को कि भाई हम दे नहीं सकते, हमारी प्रायोरिटी पहली क्या है, तो किसानों की कर्जे माफी और किसानों को क्या वेल टू डे उनको देखना, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को ठीक करना, ये हमारे सामने का पर्याय है। हम किसान, मोदी जी का तो इतना चश्मा है, रोज के रोज आते हैं, मन की बात में आते हैं। उन्होंने बोलना चाहिए था, जबकि उन्होंने गुजरात के अंदर 6ठे वेतन आयोग को विरोध किया था, जबकि वो 5वां वहाँ अभी भी चालू है। तो मोदी जी ने बोलना चाहिए था ना कि नहीं, मेरा काम है कि किसानों को पहले देखो, क्योंकि वो मर रहा है। और आप मुझे बोलो देशवासियों में किसको देखो, जो मर रहा किसान उनको देखूं कि जो मेरे कर्मचारी बंधु है, जो कम से कम रोजी रोटी अच्छी तरह से खा रहे हैं, घर में बैठे हैं, रोज के ये है, उनको देखो। आप बताइए। तो लोग क्या बोलते थे कि नहीं नहीं उनको 7वां वेतन आयोग दे दो, तो लोग ये बोलते थे, एक क्या बोलता हवा बन जाती थी कि नहीं नहीं मोदी जी कर रहे हो, सही कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मोदी जी अगर ये बोलते थे ना, मोदी जी को सत्ता से कोई उतार नहीं सकता, हीरो बन जाते थे। देवेंद्र फडणवीस ने ये 120 के दाल का कंट्रोल लाने के बजाय अगर वो ये बोलते थे कि नहीं देखो हमने तो अच्छे दिन बोले थे, किसानों को आ गए 200 रुपये में, उनकी 100 रुपये में या 10,000 रुपये में तुअर बिक रही है, देखो इनके अच्छे भाव है, देखो किसानों के लिए हमने अच्छे दिन लगाए, हमने बोला था किसानों के लिए अच्छे दिन। देखिए लेकिन इन्होंने क्या किया है, अच्छे दिन लाए इन्होंने। किसके लिए लाए इन्होंने जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए अच्छे दिन लाए, किसानों की दुर्गति लाए, एट द कॉस्ट ऑफ किसान लाए। देखिए उनके पार्टी का नाम है बीजेपी। और मोटे तौर से अगर देखे जाए तो जो आदमी कलम लगाता है, पुराने जमाने में जिसके हाथ में कलम रहती थी उसको ब्राह्मण बोलते थे। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, चातुर्वर्ण समझा रहा हूं। तो जो ब्राह्मण वर्ग है, यानी कहने का मतलब शहर में रहने वाला जो कारकुन वर्ग है, वो यानी उसको जिंदा रखने, बीजेपी के माने ब्राह्मण जगवनारी पार्टी, ब्राह्मण जिंदा रखने वाली पार्टी। ब्राह्मण ये जात पे मत जाइए, आप एक बात समझिए, ये नहीं तो अंगार लगाने की कोशिश करेंगे पूरे सब ब्राह्मण को। अभी तो कोई ब्राह्मण वाली बात नहीं है, जो कॉलर व्हाइट कॉलर लोग हैं वो सारे ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनके हाथ में कलम है, वो लिखते हैं, वो कारकुन बनते हैं। और जो शूद्र आदमी है, किसान जो पसीना बहाता है, तो शूद्रों में फिर हमाल भी आ गए, वो रस्ते पर का चमार जो बूट पॉलिश करता, जो मेहनत कर रहा, जो सुतार है, वो भी आ गए, क्योंकि मेहनत करना, मेहनत से पैसा कमाना जाता। तो कैसा है मालूम है क्या कि ये पार्टी का नाम ही है ब्राह्मण जगवनारी पार्टी, माने शहर के बाबू लोगों को जिंदा रखने वाली पार्टी। अब वो उनका काम कर रहे हैं, वो हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको सस्ता ही दे रहे, सब अच्छी चीज है, इसलिए वो चुन के भी दे रहे, दनादन ठप्पे भी मार रहे, शहरों के अंदर चुन के भी आ रहे। सारी महानगर पालिका है उनकी हो गई, नगर पालिका है उनकी हो गई, सारी सरल। तो किसान को ये समझना चाहिए कि अगर हमको ये करना है,
तो किसान बचाओ पार्टी निकालो। उनकी बीजेपी है तो ये क्या चाहिए उनको, KBP, ये विकल्प है। किसान को अगर ये समझता नहीं है, मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, तो ये बेवकूफ़ी, किसान कितना बेवकूफ़ है उसका मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ। मैं ताकत से बोल सकता हूँ कि बेवकूफ़ है किसान, क्योंकि मैं वो हर किसान को मालूम है कि मैंने उनके लिए कितनी, मुझे क्या जरूरत है इतना ये उनके लिए खून मेरा जलाने की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, अभी इसके जो इलेक्शन हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के, ये घर में का इलेक्शन था नहीं के, तो इनको जब मालूम था कि यार मेरी 10,000 की तुअर अभी 4,000 में बिक रही, मेरा संतरा 6,000 रुपये का इन्होंने 1,000 रुपये में मेरे से बिकवाया, मेरी सारी दुर्गति करवा दी है, तो कम से कम वो इलेक्शन के अंदर बीजेपी को धोबी पछाड़ मार सकते थे। मारे क्या इन्होंने? अरे घर में तुम्हारे दुश्मन आ गया है, उसको अगर तुम नहीं मार सकते हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? समझदारी जो बोलते हैं ना, परिपक्वता, थिंकिंग प्रोसेस, वो नहीं होने के कारण किसानों की ये दुर्गति है कि मेरा शत्रु कौन, मेरी दुर्गति कौन, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। किसानों को क्या होता नहीं, अरे 1% 2% नौकर है, वो जाके गवर्नमेंट से 7वां वेतन आयोग, हर 10 साल में वेतन आयोग लगा सकते हैं। उन्होंने एक जमाने में झगड़ा करके सब लगा लिए, सबकी फैसिलिटी करवा लिए। तो किसानों को भी खुद के लिए आयोग, वो स्वामीनाथन आयोग एक बना था, और जबकि उसके बारे में पंतप्रधान जी ने हमारे बोले थे कि हमको सत्ता में आने दो, हम आपको उत्पादन खर्चे 50% मुनाफा देंगे, यानी स्वामीनाथन आयोग लागू करवा दिए थे। उन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि नहीं वो हमारा चुनावी जुमला था और हम नहीं कर सकते। तो वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन अगर तुमको प्रेशर क्रिएट करना है, मेरा बोलना है कि जिस दिन 5 लाख किसान जाके दिल्ली बोट क्लब पर बैठेंगे हाथ बांध के पक्के, चाहे गोली चलाओ चाहे कुछ भी करो, अरे छोड़ो वहां पे, मेरा बोलना है कि चलो यहाँ दीक्षा भूमि भी या नागपुर में बैठो, 2 लाख किसान, और क्या बोल के बैठने का कि जब तक के तुम कर्ज माफी और हमारे बारे में तुम्हारी नीतियां ठीक नहीं करते, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर तुम हमारे इसके अंदर उंगली डालना बंद नहीं करते, तुम्हारे हस्तक्षेप बंद नहीं करते, और हमारी जो स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं करते, तब तक के हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये करेंगे। और आजू बाजू के लोगों ने आकर वहाँ पे उनको खिलाना चाहिए। आते आते किसान ने 4-5 दिन का सीधा आटा लेके आना चाहिए, जितने दिन है बाकी के दिनों के लिए भी ये लेके आना चाहिए। नहीं है तो आजू बाजू के नागपुर के लोगों का काम है कि तुम्हारा किसान यानी तुम्हारा बाप मर रहा है, अन्नदाता मर रहा है, उसको खिलाओ। नहीं उठने का जी 2 लाख लोगों ने, जब तक कि होता नहीं है। और अगर पुलिस आई उनको उठाने के लिए, हाथ पे हर मरने वाला, हर मार खाने वाला आदमी सिर्फ हाथ बांधे हुआ मिलना चाहिए, गोली खाए हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी ने बताया ना, आपके कैमरे हैं ना उसके सामने, कि इनकी ताकत है पुलिस वालों की कि आपके कैमरे चल रहे हैं और वो हाथ बंधे वाले निहत्थे किसानों के ऊपर लाठियां चलाए, क्या आप होने देंगे? ये सारी बातें। बात कैसी है कि जो चीज़ें शांति से मिल सकती है वो भी किस तरीके से मिला, ये होती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को गुमराह किया जाता है किसानों को। आज के गरीब के अंदर ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी दर्द देती है। सारी चीज़ें जब मैं समझता हूँ, एक मैं बुद्धिवादी भी हूँ, किसान भी हूँ। किसान के बारे में मैंने 1984 से मैं किसानों के आंदोलन से जुड़ा, 1984 से, और आज तक के आपने देखा है मैंने करीबन हजारों आर्टिकल्स लिख दिए। मैं किसानों के सिवा कुछ सोच नहीं सकता हूँ, कुछ लिख नहीं सकता हूँ। ये मेरे कहने का मतलब ये मेरा वीक पॉइंट है। लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आता है कि ये शुरुआत कहाँ से करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और ख़ास तौर पर सीधे लोगों से जुड़े रहे और अपने अमूल्य विचार रखे। ये थे प्रकाश पोहरे जी, जो दैनिक देशोन्नति के संपादक है, संचालक है, और ख़ास तौर पर एक बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार है, और जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से किसानों के हित में काफ़ी सारे लिखे। इन्होंने ये पूरे चर्चा सत्र में इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कटाक्ष किया और सीधा उनको नसीहत भी दी, और साथ पर किसानों को भी एक शांतिवादी तरीके से क्रांति करने की सलाह दी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की बात में अभी तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्कूल जाना। लुक
डर से मन मचल रहा कि तेरे मन में क्या चल रहा। कमली के पापा, हरिया चाचा, सुखी के पापा, डर से मन मचल रहा। पापा